इंसान को इस जिंदगी में जाने कैसे कैसे कलंक झेलने पड़ते हैं। बहुत ही प्यारा भरा पूरा परिवार, पढ़ाई में होनहार बालक और अच्छी पढ़ाई के बाद नौकरी लगी, अच्छी तनख्वाह, और आके एक दिन अपने माता पिता को बिठा के कहता है कि मम्मी पापा, मेरी कंपनी मुझे विदेश भेजना चाहती है, अच्छी तनख्वाह है और मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा और मेरी जिंदगी सेटल हो सकती है, परंतु एक शर्त है, इसीलिए मैंने अभी हाँ नहीं की है कि वहां से जल्दी आ नहीं सकते, लंबा समय बिताना पड़ेगा। हो सकता है 5 साल लगे, हो सकता है 10 साल लग जाए, और वहां पे जा भी नहीं सकते। कंपनी किसी और परिवारजन को अलाउड भी नहीं करती। इसीलिए मैंने कंपनी वालों को अपना फाइल पेंडिंग में डालने के लिए बोल दिया है कि मैं पहले घर में परामर्श करूंगा और उसके बाद कोई डिसीजन लूंगा। माँ बाप तो मानो एक तरफ खुशी मना रहे हैं कि मेरे बेटे का प्रमोशन है, तनख्वाह बढ़ जाएगी, विदेश चला जाएगा, दूसरी तरफ इतने गमगीन हो रहे हैं कि बुढ़ापा हमारे शरीर में दस्तक दे चुका है, कब आंख बंद कर दे भगवान, और बेटा लंबे समय के लिए विदेश जाने के लिए बात कर रहा है। खुशी और गम साथ साथ। बेटा सवेरे बताएंगे तुम्हें, हमें थोड़ा सोचने का मौका दो। पति पत्नी दोनों रात में विचार विमर्श करते हैं कि हमारी जिंदगी कुछ दिन की है, हमने इस दुनिया से चले जाना है, परंतु अगर हमारा बच्चा अगर अच्छे से सेटल हो गया तो हमारी आत्मा को परम शांति मिलेगी। और आज के इस मोह में, आज के इस प्यार में अगर हमने अपने बच्चे का भविष्य अंधकारमय कर दिया तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। दोनों पति पत्नी रात में डिसीजन लेके सवेरे बेटे को कहते हैं, बोले बेटा अपनी कंपनी वालों को कह देना कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे विदेश जाने के लिए शहर से स्वीकृति दे दी है, मना नहीं कर रहे हैं। बेटा ने कहा ठीक है, देख लो और सोच लो आप, फिर बाद में मुझे मत कहना। बोले बेटा कोई बात नहीं, कभी कभार संपर्क करना चाहें तो। बोले कहाँ इतना है कि मैं एक नंबर दे दूंगा, उस नंबर पर आप फोन कर सकते हो, ज्यादा उनसे बहस मत करना, पर जैसा कहें वैसा ही मान लेना। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम जाने की तैयारी करो। बेटा एक हफ्ते के अंदर पूरा अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है और प्रिय साथियों बड़ी सी फाइल लेके अनपढ़ माता पिता को दिखाता है कि देखो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स विदेश जाने के लिए तैयार हो गए। बहुत सारी मोहरें दिखा दी, ये मोहर लग गई, वो मोहर लग गई। मोटी सी एक फाइल माता पिता को एक हफ्ते बाद दिखा दी। माता पिता बेचारे अनपढ़ सोच रहे कि बेटे के विदेश जाने के लिए कागज तैयार, कहते ही हैं हमारे बेटे के भी कागज तैयार हो गए, और एक हफ्ते बाद अपने माता पिता से वो विदा ले लेता है। प्रिय साथियों 6 महीने बाद एक डाकिया आता है, जी आपका मनी ऑर्डर आया है, मनी ऑर्डर आया है, दिखा दीजिए, दे दीजिए। और वो मनी ऑर्डर बहुत मोटी रकम माता पिता के हाथ में, साथ में एक चिट्ठी, मम्मी पापा मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं, काम बहुत बढ़िया मिला है और मैं बहुत मजे में हूं, और आशा यही करता हूं कि आप भी मजे में होंगे। प्रिय साथियों
माँ बाप का तो मानो चिट्ठी नहीं, उनका बेटा साथ आया हो और उनसे गले मिल रहा हो। दोनों तृप्त हो गई आत्माएं, बड़ा संतोष हुआ और फिर समय निकल गया। अब की बार 3 महीने निकले, माँ की थोड़ी तबीयत खराब हुई। माँ अपने पति से कहती है कि सुनो जी, एक बार मेरे बेटे से बात करा दो, मैं अपने बेटे से बात करना चाहती हूँ। पिता कहता है कि देखो, उसने पहले ही कहा था कि तंग नहीं करना ज्यादा, टाइम पे पैसे भेज दिए हैं और कंपनी का नंबर है, कोई कुछ कहे ना हमारे बच्चे को। बोले क्यों चिंता करते हो, एक बार जाके उनको बताओ तो सही कि उनके माँ बाप का फोन है, वो हमारे बेटे से जरूर बात कराएंगे। प्रिय साथियों, पिता अपनी डायरी निकालता है, जो नंबर लिखवा के गया था बेटा वो नंबर डायल करता है एसटीडी पे जाके, और उधर से आवाज आती है कि मम्मी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूं पर बिजी हूं, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता, फिर बात करूंगा। और इतना कहने के बाद फोन कट गया। माता पिता दोनों ये शब्द सुन के खुशी हो गई, चलो हमने अपने लाडले की आवाज तो सुन ली, बहुत खुश हुए। अब तो खुशी खुशी हर 6 महीने पे मनी ऑर्डर आ जाए। जीवन प्यारे साथियों, माता पिता का बहुत बढ़िया गुजर रहा था। होनी कौन से टली है, किससे टली है, और एक दिन अनहोनी घटना हो ही गई और लंबी बीमारी के बाद माँ का देहांत हो गया। सब लोग चिंताग्रस्त के कैसे इनका दाह संस्कार करें। बेटे को मुखाग्नि देनी थी, विदेश में है। संपर्क किया गया, फोन उठाया तो उधर से वही सेम रटी रटी आवाज, मम्मी पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं, व्यस्त हूं, बात ज्यादा नहीं कर सकता, समय मिलेगा तो मैं जरूर फोन करूंगा। और फोन उधर से कट गया। सब लोग कोसने लगे कि क्यों भेजा विदेश, जिस बच्चे के पास माँ बाप से बात करने के लिए 2 मिनट न हो, माँ इधर मरी हुई रखी है और बेटा कहता है कि मैं अभी बिजी हूं। लानत है ऐसे पैसे पे, क्या जरूरत है ऐसे संतान को पैदा करना और पैदा करके विदेश भेजने से क्या फायदा, जो मरी हुई माँ के लिए कहे कि मैं अभी बिजी हूं, अभी बात नहीं कर सकता। पिता ने मुखाग्नि दी अपनी पत्नी को, माँ चल बसी, पिता अकेला रह गया और अब जो 6 महीने पे मनी ऑर्डर आता था उसको भी खर्च करने की कोई जगह ही नहीं बची है कि उसमें वो खर्चा कर सके। रूखी सूखी 2 रोटी अपनी खा पी के अपना गुजारा चल रहा है। बीच बीच में जब फोन करता है तो सेम रटी रटाई आवाज कि मम्मी पापा मैं अभी बहुत बिजी हूं, अभी बात नहीं कर सकता, समय लगेगा तो मैं बात करूंगा। प्रिय साथियों, इसके बाद जब वृद्ध पिता ज्यादा परेशान रहने लगे तो एक आदमी आया, कहता है कि मैं फलां कंपनी से हूं जहां आपका बेटा गया है, हमें हिदायत दी गई है कि हमें सूचना दी गई है कि हम जितने भी कर्मचारी हैं उनके माता पिता का हालचाल लेके आए, तो मैं इस वक्त आपका हालचाल लेने के लिए आया हूं। पिता कहते कि भैया आप क्या हालचाल लोगे, मेरी पत्नी तो चल बसी, मेरा बेटा आया नहीं, मैं भी किसी दिन ऐसे ही निकल जाऊंगा और मेरे से अब अपने भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। प्रिय साथियों, वो कहता है दादाजी अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी एक सुरक्षित जगह पे स्थानांतरित कर देता हूं, आपके रहन सहन की व्यवस्था कर देता हूं। और प्रिय साथियों, उस वृद्ध पिता को एक वृद्ध आश्रम में जाके ठहरा दिया गया और वहां अपने जैसे बहुत से लोग देख के उस वृद्ध पिता का समय कटने लगा। बीच में जब कभी फोन करे तो सेम यही आवाज आए कि मैं अभी बिजी हूं। हाँ, हर 6 महीने पे एक मनी ऑर्डर की रकम जरूर आ जाती थी और लंबी बीमारी के बाद एक दिन पिता का भी देहांत हो ही गया। प्रिय साथियों,
अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उस कलयुगी बेटे को फोन करो, कुछ लोग कहते हैं कि कोई फायदा नहीं। वो कहते भाई नहीं, उसका फर्ज है, उसका पिता मरा है तो मुखाग्नि देने के लिए आए, कल को ये ना कहे कि हमें पिता की अस्थियां तक नहीं दिखाई, हम जरूर आते। इसीलिए पिता की डायरी में से उस बेटे का नंबर निकाला गया और फिर डायल किया गया। अब की बार सेम आवाज वही, मैं मम्मी पापा बिजी हूं, अभी आपसे बात नहीं कर सकता, फ्री होऊंगा तो बात करूंगा। सब लोग उस लड़के को गालियां बक रहे हैं। कैसा कलयुगी बेटा पैदा किया, इससे तो न होता निपुती रहती मां, निसंतान रहते दोनों दंपत्ति तो ज्यादा बढ़िया था। ऐसी बहुत सारी बातें उस बेटे के लिए बोली जा रही हैं। प्रिय साथियों, फिर एक मैनेजर जो वृद्धाश्रम के थे वो आते हैं। वो कहते किसको गाली दे रहे हो? उस श्रवण कुमार जैसे बेटे को? बोले कि भैया नाम नहीं लेना उस बेटे का, वो श्रवण कुमार नहीं, वो कंस है। जिस प्रकार से कंस ने अपने माँ बाप को कारागार में डाल दिया था, अपने पिता को, अपनी बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया था, ये कलयुगी बेटा भी अपने बाप को कारागार में डाल के चला गया है। माँ मर गई तब नहीं आया, बाप मर गया है तो भी यही कह रहा है कि मैं भी बिजी हूं, वो कलयुगी बेटा है। मैनेजर कहता है नहीं भैया, वो तो श्रवण कुमार है, दूसरा श्रवण कुमार है इस कलयुग में। सब हैरान कि तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि वो श्रवण कुमार है। वो कहते कि भाई आज से 10 साल पहले मेरे पास एक लड़का नौजवान आया, आके उसने मुझे अपनी फाइल दिखाई। फाइल बहुत मोटी थी और वो एक बड़े अस्पताल की कैंसर की बीमारी से जूझती हुई रिपोर्टें उसके अंदर लगी हुई थी। उसने आके बताया कि मैनेजर साहब, मुझे कैंसर है और मैं कुछ दिनों का मेहमान हूं इस दुनिया में और मैं मर जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता मेरी मृत्यु को देखें, मेरी मृत्यु की सूचना मेरे माता पिता को मिले, क्योंकि वो जीते जी मर जाएंगे, वो आखिरी सांस भी अच्छे से नहीं ले पाएंगे। तो मैंने कहा भैया मैं आपका क्या मदद कर सकता हूं? उसने कहा मैनेजर साहब, ये मेरी कुछ रकम है जो मैंने कमाई है, इस रकम को फिक्स डिपॉजिट कर दो, हर 6 महीने पे मेरे माता पिता के पास इस रकम में से जो ब्याज बनती है वो पहुंचाते रहना, उनकी जीविका अच्छे से चले, बीच बीच में उनकी खैर खबर ले लेना, और जब वो अपने घर में रहने लायक न रहें तो उनको वृद्ध आश्रम में, जैसी कि मैंने इनके यहाँ पे आदमी भेज के बताया था कि मैं अमुक कंपनी से हूँ और आपके बेटे ने भेजा है, वो उनके बेटे ने नहीं, खुद मैंने ही भेजा है, ये मैनेजर ने कहा। क्योंकि मुझे इनका बेटा कह गया था कि मेरे माता पिता को अपने पास इस वृद्ध आश्रम में बुला लेना अंत समय में, जब बूढ़े हो जाएं ज्यादा, तो जब उनसे अपने घर की व्यवस्था न चल सके खाने पीने की तो उनको यहाँ बुला लेना। तो मैं अपने आप स्वतः संज्ञान लेके इनके माता पिता को मैं अपने वृद्धाश्रम में, जहां मैं मैनेजर हूं, यहाँ लेके आया। बोले कि जो इससे बात होती थी फोन पे, बोले कि वो कुछ नहीं, वो एक प्री रिकॉर्डिंग एक कॉल थी जिसका मैं रिचार्ज करवाता था, और वो एक कॉलर ट्यून थी कि भाई जिस प्रकार से आजकल कॉलर ट्यून लग जाती हैं, ऐसे ही वो एक प्री रिकॉर्डेड एक ऑडियो था जिसको जैसे ही फोन लगाओगे और वो चल जाएगा। प्रिय साथियों, सब लोग उस बच्चे को सल्यूट करने लगे कि धन्य है ऐसा बेटा, इतनी बड़ी बीमारी अकेला जूझा और अपने माता पिता को शिकन तक नहीं अपने जीते जी आने दी। प्रिय साथियों, हमारा किसी का भी उद्देश्य ये नहीं होता कि हम किसी को दुख दें, परंतु जब प्रारब्ध में कोई दुख आ जाता है तो वो झेलना ही पड़ता है। कोई कलंक लगाना नहीं चाहता अपने ऊपर, जब प्रारब्ध में कोई कलंक आ जाता है तो लग के ही रहता है। इस कहानी ये हमें सिद्ध करती है कि जो हम देख रहे हैं वही सही नहीं है, उस पर्दे के पीछे भी कुछ और हो सकता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।